हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के जनरल हिंदी पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलेगा और इस पीडीएफ में ऑप्शन में आपको कई येलो मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं वो उस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा वही करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। हिंदी भाषा में वर्तनी का मतलब होता है लिखने का तरीका, रीति या मेथड, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? बोलने से, मीन्स प्रोनाउंसिएशन से। अगर हिंदी भाषा में बोलने और लिखने में थोड़ा सा भी अंतर हो जाता है तो वो शब्द या पूरा वाक्य हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध। ठीक है फ्रेंड, हिंदी भाषा में जो हम बोल रहे हैं सेम टू सेम हमको वही लिखना पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं सुनामी, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टू सुनामी। ठीक है फ्रेंड, बोलने और लिखने में यहाँ अंतर आ गया, लेकिन ये हमारा जो वर्ड है ये क्या है? करेक्ट है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, जो हम बोल रहे हैं सेम टू सेम हमको वही लिखना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन देख लेंगे कौन सा शुद्ध है। ए क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष में ये वाला सा नहीं होता, ये वाला शह वाला। ठीक है फ्रेंड, हिंदी में 3 होते हैं। पहला होता है सा, फिर होता है श, फिर होता है शह। ठीक है फ्रेंड, तीनों के बोलने में अंतर है, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है? रॉन्ग। अब बी क्या है? एकत्रित। एकत्रित में छोटी की मात्रा होती है ऐसे, त्रित, एकत्रित। ठीक है फ्रेंड, तो बी भी हमारा रॉन्ग है। सी क्या है? सद्यांश। सद्यांश यहाँ हमारा सही है। डी क्या है? स्थायित्व। स्थायित्व कैसे लिखा जाता है? स्था फिर यित्व। ये ऑप्शन डी भी क्या है? रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। ऑप्शन ए क्या है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण नहीं होता, शुद्धिकरण होता है, मीन्स ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग। बी क्या? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नहीं होता, हिरण्यकश्यप होता है, तो बी भी रॉन्ग है। सी क्या है? श्राप। श्राप नहीं होता, शाप होता है, सी भी रॉन्ग। अब हमारा सिर्फ एक बचा डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठित 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या है? लब्ध प्रति प्लस स्थित। ठीक है फ्रेंड, इस यहाँ पे छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनाएंगी? बड़ी। इसलिए यहाँ पे ता पे क्या लगा है? बड़ी की मात्रा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ शासन का संधि विच्छेद होगा। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना या ऐड होना। हिंदी भाषा में जब 2 शब्द जिनका कोई मीनिंग हो, 2 शब्द मिल के एक नया शब्द बनाएं और जो नया शब्द होगा उसका मीनिंग क्या होगा? उन दोनों शब्द से अलग होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है फ्रेंड, अब कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, जो 2 अलग अलग शब्द होंगे उनका मीनिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुश, कुश का मीनिंग होता है कुशा, कुशा का नहीं होता, कुशा का भी नहीं होता, और यहाँ पे कु का भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो मतलब ए, बी और डी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो कुश प्लस आसन, यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ये कौन से प्रकार की संधि होती? ये हमारी होती दीर्घ संधि, जहाँ पे छोटा मिलके बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे। हमको 2 वैलिड शब्द ढूंढने हैं जिसका कोई मीनिंग हो। वार्त का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ऑप्शन सी और डी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब वार्ता का मीनिंग होता है और अलाप, अलाप नहीं होता, आलाप होता है, आ लाप। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या है? बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ठीक है फ्रेंड, आपको ये याद रखना है, चाहे छोटा आ मिले या छोटा आ बड़ा आ, तो जितने भी मिलेंगे वो सब बड़ा ही बनाएंगे, मीन्स बड़ा आ ही बनेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्ता प्लस आलाप। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देवी इच्छा का संधि विच्छेद होगा। फिर हम यही देखेंगे वैलिड शब्द देवी, ये छोटी की मात्रा है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, अशुद्ध है। और हिंदी भाषा में शुद्ध अशुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा बचा, दोनों में देवी देवी दिया है, लेकिन इच्छा हम कैसे लिखते हैं, इच्छा ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा शुद्ध होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर संधि का नियम देखें तो बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल क्या बनाएंगी, बड़ी ई। ठीक है फ्रेंड, तो देवी प्लस इच्छा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले हम वैलिड वर्ड देखेंगे, देवी सही है, देव भी सही है, लेकिन देव्य और देव्या दोनों सही नहीं हैं। अब ऑप्शन बी में क्या है, देव प्लस आगम, देव में व छोटा और आगम का पहला क्या है, बड़ा आ, तो ये दोनों जब मिलेंगे तब क्या बनता है, बड़ा आ। तो इसका संधि विच्छेद का शब्द हमारा क्या हो जाएगा, देवागम। यहाँ पे देवागम है, लेकिन शब्द में क्या दिया है, दिव्या, यहाँ पे या है, मतलब ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो या कब आएगा, जब ई और आ मिल जाए, चाहे बड़ा आ मिले चाहे छोटा मिले, तब या बनता है, लेकिन बड़ा आ मिलेगा तो या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये कौन से प्रकार की संधि है, ये यण संधि है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देवी प्लस आगम क्या हो जाएगा, दिव्यागम। यण संधि में अगर ई के बाद छोटा आए तो या, बड़ा आए तो क्या होगा, या, छोटा हुआ है तो क्या होगा, यू, बड़ा हुआ है तो क्या होगा, यू। अगर ई के बाद ए आ जाए तब क्या होगा हमारा, ये। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यून का संधि विच्छेद होगा, ये भी क्या होगा, यण संधि का प्रकार। तो यहाँ पे यू आ रहा, तो यू कैसे बनेगा, जब ई किसके साथ जुड़े, हमारा ऊ के साथ जुड़े, तब, क्योंकि यहाँ पे यू का बड़ा ऊ के मात्रा है ना, तो बड़ा ऊ यहाँ पे जुड़ेगा, तो ई प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, यू। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जब ये जुड़ता है तो ना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे न्यून लिखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मात्रा नन का संधि विच्छेद होगा। तो मात्रा नन का क्या होगा, ये भी यण संधि का प्रकार है, जब री और आ मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा रा बन जाता है, जिसमें त्रा की मात्रा लग जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे मात्र और आ मिल के क्या बन जाएगा, त्रा। ठीक है फ्रेंड, तो मात्रानन। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी संधियां हैं आप उनके प्रकार सब पढ़ लीजिए। पहला क्या है, दीर्घ संधि, फिर उसके बाद है गुण संधि, फिर उसके बाद है वृद्धि संधि, फिर नेक्स्ट क्या है, यण संधि, और उसके बाद है अयादि संधि। ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाविक का संधि विच्छेद होगा। ये अयादि संधि का टाइप है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जब स्वर ए, ऐ, ओ और औ किसी दूसरे स्वर से मिलते हैं, स्वर छोटा से लेके आहा तक होता है, जितने भी होते हैं बीच में वो सब किस में आते हैं, स्वर में। ए का क्या बन जाएगा हमारा, ए का ऐ, ऐ का क्या बन जाएगा, आए, आए, ओ का क्या बन जाएगा, औ, और औ का क्या बन जाएगा, आओ। ठीक है फ्रेंड, अब हमको यहाँ पे वी लाना है, तो वी हम कैसे लाएंगे, आओ से, क्योंकि देखिए ओ और औ में क्या आ रहा है, वा आ रहा है, और ए और ऐ में क्या आ रहा है, या आ रहा है। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि या कब आता है और वा कब आता है। तो औ के साथ अगर हम छोटी ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, अवी। ठीक है फ्रेंड, अवी।
तो अवि बन जाएगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 1 क्या बन जाएगा? नाविक। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग किसी दूसरे शब्द से जुड़ के। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है, और जब ये किसी दूसरे शब्द से जुड़ता है तो दोनों जुड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। या फिर उपसर्ग उस शब्द की विशेषता मीन्स क्वालिटी को क्या कर देता है? इम्प्रूव कर देता है। तो हम देख लेंगे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, अधि प्लस करण। अधि का मतलब होता है ऊपर, ऊपर या श्रेष्ठ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ए है, प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयवान शासक था। निर्दयवान यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे निर्दयी होना चाहिए। निर्दयी शासक था मीन्स ए हमारा गलत है। अब बी क्या है? भारतीय सैनिक जान पर कुर्बान होने के लिए तत्पर रहते हैं। जान पर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया, जबकि कुर्बान में ही हमको जान का पता चलता है कि उसमें जान जाने का कोई डर नहीं होता है। अब सी क्या है? मीन्स बी भी हमारा रॉन्ग है। अब सी क्या है? मीरा आटा गूंथ रही है। यहाँ गूंथ जो शब्द है वो गलत है, क्या होना चाहिए? गूंधा, धनुष वाला धा। ठीक है फ्रेंड। अगर यहाँ पे माला की बात करेगा कि मीरा माला गूंध रही है, तब ये वाक्य हमारा सही होता है। लेकिन अगर आटे की बात करेगा तो आटा के रिस्पेक्ट में गूंधा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन डी ही सिर्फ बचा, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, ये हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा कैंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। दुकान, दुनिया, दुबला और दुमदार। दु उपसर्ग का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कम। ठीक है फ्रेंड। तो ये उपसर्ग जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा उसका मीनिंग अर्थ कैसा हो जाएगा? मीन्स जैसे कम हो रहा है। तो ऑप्शन सी, दुबला में ही वो मीनिंग हमको निकल के आ रहा है कि क्या हो रहा है? कोई चीज़ कम हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का योग है? सब में आ दिया हुआ है, लेकिन जो अकड़ है वो उपसर्ग नहीं, ये प्रत्यय है। ये शब्द के बाद लगता है, जबकि उपसर्ग क्या लगता है? किसी शब्द के पहले। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। अब ये तो सी कैंसिल आउट हो गया। फिर अगहन, अंगरु, अधीर। अंगुरु कोई शब्द नहीं होता, ये भी गलत है। अब अधीर या अगहन। तो आ इसका मतलब क्या होता है? किसी शब्द में अगर आ जुड़ जाए पहले तो उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है? अभाव। मीन्स क्या हो रहा है? उसका अभाव हो रहा है। तो गहन, गहन का मतलब क्या होता है? गहन का मतलब होता है, हम कहते नहीं है वो गहन अध्ययन कर रहा है, मतलब एकाग्र होकर पढ़ाई कर रहा है। तो अगहन का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, तो उसका अभाव हो रहा है ना। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? अब आपको नहीं पूछ रहा है, तो सब में कु उपसर्ग लगा हुआ है, और कु उपसर्ग का मीनिंग क्या होता है? बुरा या खराब। तो ये जिस भी शब्द के पहले जुड़ के कोई शब्द बनाएगा उस शब्द का अर्थ क्या होगा? बुरे के रिस्पेक्ट में होगा, तभी उस उपसर्ग का योग होगा। तो ऑप्शन ए में देखिए कुशल, कुशल क्या है? कोई बुरा शब्द नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुशल। बाकी तीनों कुठाव, कुचाल और कुबेला। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों का सेंस क्या निकल रहा है? खराब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? इसमें भी सब में कु लिखा गया है, तो मतलब कु उपसर्ग जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा उसका अर्थ क्या होना चाहिए? खराब। कुबेर अच्छा शब्द है, ये कैंसिल हो जाएगा। कुमुद भी अच्छा शब्द है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कुपित, कु तो है लेकिन पित्त
कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सिर्फ बचा हमारा ऑप्शन डी, कुटेव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं है। प्रत्यय क्या होते, वो शब्द के पीछे लगते हैं, मीन्स बाद में लगते हैं, जिन्हें हम सफिक्स भी बोलते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, वो शब्द के पहले लगते हैं, जिन्हें हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। प्रत्यय जिस भी शब्द के साथ मिलके कोई नया शब्द बनाते हैं, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, मीन्स कोई सेंस भी होना चाहिए, तभी प्रत्यय का योग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। ममता, आलता, सुंदरता और समता, इन चारों में प्रत्यय क्या है, ता, जो कि बाद में जुड़ा हुआ है। अब हम मीनिंग भी देख लेंगे। ममता का हाँ मीनिंग होती है, सुंदरता का भी, समता का भी, लेकिन आलता का कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है, इसलिए इसमें प्रत्यय का योग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन, जो कि नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। ऑप्शन ए वह और ऑप्शन बी आप, ये दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके साथ साथ ही मैं, तुम, मेरी, तुम्हारी, आपकी, ये भी सब किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन डी कौन, ये किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन के साथ साथ क्या, कैसा, क्यों, ये भी सब किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब ऑप्शन सी कोई, जिस भी शब्द में कोई निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है उसके बारे में कि क्या हो रहा है, तो वो सारे शब्द किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई के साथ साथ जैसे कि और भी हम देख लेंगे, कुछ, किसी, कहीं, ये भी सब किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए कटाक्ष। आपने कई बार कटाक्ष शब्द सुना होगा, जिसका मतलब क्या होता है, तिरछी नजर। अगला क्वेश्चन है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। हम क्या है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, तो चारों ऑप्शन में ही सर्वनाम दिया गया है। और कौन सा सर्वनाम है ये, उत्तम पुरुष का, वो भी बहुवचन के लिए। ठीक है फ्रेंड, बहुवचन के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा और ऑप्शन डी सही होगा। सिर्फ ऑप्शन बी में ही क्या दिया है, एक वचन दिया है और मध्यम पुरुष दिया है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या क्या आते हैं, तुम, तुम्हारी, तुमको, आप, आपकी, ये सब किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में हम के साथ साथ मैं, हमारी, मेरी, मेरा, ये सब आते हैं। तो ये भी सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, क्वालिटी, गुण, दोष या फिर अवस्था, अवस्था को क्या कहते हैं, कंडीशन, के बारे में बताया जा रहा है, तो उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो सिर्फ ऑप्शन में ही गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, मधुर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले, तो ऊ और ऊ। ठीक है फ्रेंड, अब ऊ का उपसर्ग के रिस्पेक्ट में मीनिंग क्या होता है, ऊंचा। तो ये जिस भी शब्द के साथ लगेगा उसको मीनिंग किस सेंस में निकलेगा, ऊंचे के सेंस में। अब इसमें ऊ प्लस चक्का है। चक्का का मतलब क्या होता है, मीन्स पहिया। अब उड़द में क्या है, ऊ प्लस ड़द। ड़द का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये रॉन्ग है। ऊन में ऊ प्लस ना है, ना भी कुछ नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें ऊ ड़ान, तो ऊ प्लस रान। ड़ान का मतलब क्या होता है, हिंदी के रिस्पेक्ट में कोई मतलब नहीं होता, गलत है। तो सिर्फ उचक्का में ही दोनों
अलग अलग सेंस निकल रहा है, तो दोनों सेंस अलग अलग निकल के एक शब्द बन जाएगा क्या, उचक्का। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, उचक्का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है, शाहजहां की रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था। यहाँ की नहीं, यहाँ का होना चाहिए था। मीन्स ऑप्शन ए हमारा अशुद्ध होगा। अब बी क्या है, उनका आमंत्रण मेरे लिए आग्रह कर था। यहाँ आमंत्रण नहीं, यहाँ निमंत्रण होगा, निमंत्रण। मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है, अशुद्ध है। अब सी क्या है, आपका सुंदर उपवन सचमुच निरानंदपूर्ण है। यहाँ पे सचमुच क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया है, तो इसको अगर हटा दे तो हमारा वाक्य क्या होगा, आपका सुंदर उपवन निरानंदपूर्ण है। तो ये हमारा करेक्ट होता, लेकिन सचमुच इसमें ऐड हो गया तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। अब सिर्फ ऑप्शन डी ही हमारे पास बचा, अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए क्या है, आपका विचार परम उत्तम है। यहाँ पे परम क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये वाक्य हमारा क्या होना चाहिए था, आपका विचार उत्तम है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है, अशुद्ध। अब बी क्या है, यह दवा बहुत तत्काल असर दिखाती है। यहाँ पे बहुत क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अब सी क्या है, मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया है। ये थोड़ा सही लग रहा है। अब हम ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। यहाँ पे जबकि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जब होना चाहिए, जब लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन सी सिर्फ बचा, मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया है, ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए है, उन्हें व्यर्थ रुपए देने से लाभ नहीं। यहाँ पे होना चाहिए, उन्हें व्यर्थ में रुपए देने से कोई लाभ नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बी क्या है, उनके यहाँ सब तरह का सामान ढुलाई होती है। तो हमारा वाक्य क्या होना चाहिए था, उनके यहाँ सब तरह की सामान ढुलाई होती है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब सी क्या है, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे, ये थोड़ा सही लग रहा है। अब डी क्या है, भाषा की यह पुस्तक बहुत ही विद्वतापूर्ण लिखी गई है। तो यहाँ बहुत ही वर्ड एक्स्ट्रा है, इसको हटा के अगर हम पढ़ेंगे, भाषा की यह पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, तो अब ये हमारा शुद्ध होता, लेकिन यहाँ बहुत ही एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, इसलिए यह वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन सी ही बचा जो कि शुद्ध होगा, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना स्वर्ण है। ऑप्शन ए रजत का मतलब चांदी होता है, ऑप्शन बी ताम्र का मतलब तांबा, ऑप्शन डी पीत का मतलब पीला। तो ऑप्शन ए, बी और डी कैंसिल आउट हो गए। अब बचा हमारा सिर्फ ऑप्शन सी, हाटक। इसका मतलब क्या होता है, सोना। सोना का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि कंचन। कंचन के साथ साथ और क्या होता है, तामरस, ताम रस, और हारक। हारक के साथ साथ हेन भी सोना का पर्यायवाची होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। इसको हम फिगर्स में अच्छे से देखेंगे। फिगर हम पहले बना लें। ये क्या है, कंठ है, कंठ। ये क्या होता है हमारा, ये पोर्शन तालु होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन मूर्धा, मूर्धा। ये होंठ हो गए और यहाँ पे दांत हो गए। तो
का उपवर्ग में जितने भी अक्षर आएंगे का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब किससे? कंठ से। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर? ऑप्शन ए कंठ। का उपवर्ग के अलावा छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये भी किससे बोले जाते हैं? कंठ से। अब बात करेंगे ता की। ता उपवर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये सब किससे बोले जाते हैं? हमारे दंत से। ठीक है फ्रेंड। और ता उपवर्ग के अलावा सा भी हमारा किससे बोला जाता है? दंत से, दांतों की मदद से। उसके बाद पा की बात करेंगे। पा उपवर्ग में जितने भी अक्षर आएंगे, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब किससे? हमारे होंठों से, मीन्स ओष्ठ। पा के अलावा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी हमारे होंठों की मदद से बोले जाते हैं। उसके बाद है चा। चा उपवर्ग में जितने भी अक्षर आएंगे, चा, छा, जा, झा, इया, ये सब किससे बोले जाते हैं? तालु से। चा के अलावा छोटी ई, बड़ी ई, या और श। ठीक है फ्रेंड। शलजम वाला शा, ये भी किससे बोले जाते हैं? तालु से। अब मूर्धा से, मूर्धा में कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? इससे टा उपवर्ग के, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ना, ये मूर्धा से। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए है राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई। यहाँ पे राम के होने चाहिए थे, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। अब बी क्या है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीची हो गई, ये सही लग रहा है। अब सी हम देखेंगे, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट नहीं यूज होगा, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? किसी की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, ना कि रोगों के लिए। तो सी हमारा रॉन्ग है। अब डी क्या है? भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। यहाँ पे मानकीकरण यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है। तो सिर्फ ऑप्शन बी हमारा बचा, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, तो होंठों की मदद से कौन सा अक्षर बोला जाता है? भा। ठीक है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ये सब किससे? होंठों से। उसके बाद छा, छा किससे? हमारे तालु से, चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद है ना, ना किस में आता है? ता, था, दा, धा, ना, किससे? दांतों की हेल्प से, मीन्स दंत से। अब बात करेंगे रा। रा अक्षर का उच्चारण हमारे दांतों के थोड़ा ऊपरी भाग से होता है, जिसे हम दंत मूल कहते हैं, दंत मूल। जैसे रा और ला, ये दोनों किससे बोले जाते हैं? दंत मूल से। आप सभी अक्षरों को बोल के भी देख सकते हैं कि वो हमारे मुंह के किस भाग से बोले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होता है? विशेषण नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, मीन्स संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। लूट शब्द क्या है? वो नाउन है, मीन्स संज्ञा। तो इसकी क्वालिटी हम कैसे बताएंगे? लुटेरा। ये क्या बता रहा है? लूट की क्वालिटी को, मीन्स लुटेरा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लुटेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबाई से विशेषण बनेगा। लंबाई क्या है? नाउन, संज्ञा। तो इसका विशेषण कैसे बनेगा? इसकी क्वालिटी हम कैसे बताएंगे? जो लंबा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो लंबा क्या बता रहा है? विशेषता, क्वालिटी बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लंबा। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वह विशेषण जिनसे किसी विशेष गुण, दोष, भाव, रंग, दशा या किसी समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मीठा हो गया, ठंडा हो गया, नुकीला हो गया, अच्छा, बुरा, काला, सच्चा, झूठा, छोटा, बड़ा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं?
गुणवाचक विशेषण के। तो यहाँ ऑप्शन ए में ठंडा, ऑप्शन बी में मीठा, ऑप्शन सी में गर्म, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। लेकिन ऑप्शन डी में कोई गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, छाती पर सांप लौटना। इसका मतलब क्या होता है? हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होना या जलन होना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके दोस्त का सिलेक्शन यूपीपीएससी एई में हो जाता है तो आपके हृदय पे क्या लौटेगा? सांप। ठीक है फ्रेंड, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आपका भी सिलेक्शन होगा। फ्रेंड, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जलन तो होती है कि हमारा दोस्त सेलेक्ट हो गया और हम नहीं हो पाए। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और ईर्ष्या का जो एंटीडोट होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या ना आए तो आपको अपनी इच्छाएं, विश को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा है तो उसके लिए आप मेहनत करिए, ना कि दूसरों से जलन करिए। ठीक है फ्रेंड। अब बी क्या है? 8 आंसू रोना। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा रोना। जैसे उदाहरण के तौर पे राम ने अपने भाई की मौत की सूचना सुनी, तब वो 8 आंसू रोने लगा। फिर नेक्स्ट क्या है? कुआं खोदना। कुआं खोदना का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड। जैसे चीनी सैनिकों ने बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के लिए कुआं खोदा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मिट्टी पलीत करना। इसका मतलब क्या होता है? दुर्दशा करना। दुर्दशा करना। ठीक है फ्रेंड। जैसे उदाहरण के तौर पे बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की क्या कर दी? मिट्टी पलीत कर दी, दुर्दशा कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है? तो उसका आंसर हमारा क्या? ऑप्शन बी, खून सूखना। खून सूखना का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक डर जाना। ऑप्शन ए क्या है? खून पानी हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? रिश्तों में जो अपनापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आजकल हो रहा है नहीं कि रिश्तेदारी में अपनापन हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन सी, खून के आंसू रोना। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान होना, दुखी होना। जैसे कि गरीब होते हैं, गरीब खून के आंसू रोते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? खून सफ़ेद होना। इसका मतलब क्या होता है? मोह माया, मोह माया या मोह ममता खत्म हो जाना। अगला क्वेश्चन है, खुदा गंजे को नाखून ना दे। कहावत का अर्थ है। इस कहावत का मतलब क्या होता है? खुदा गंजे को नाखून ना दे मतलब किसी अनडिजर्विंग या वांछित व्यक्ति को कोई भी अधिकार मिलना ठीक नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दत्त ध्वनि है। दत्त ध्वनि क्या है? धा। जैसे होता नहीं ता, था, दा, धा, ना, इसे हम दांतों की मदद से बोलते हैं। अब ऑप्शन ए घा, ये किससे बोलते हैं हम? ये कंठ से बोलते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। फिर अब पा, ये होंठों की मदद से बोलते हैं। फिर है टा, ये हम किससे बोलते हैं? मूर्धा से। अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना है? तो उसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, जबान पर लगाम ना होना। जहर उगलना, आड़े हाथों लेना और खरी खोटी सुनाना, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बुरे वचन बोलना या बेइज्जती करना। अब अगला क्वेश्चन है, आग लगाकर पानी को दौड़ना। कहावत का अर्थ है, ये तो सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है? पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना है? तो उसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना। ठीक है फ्रेंड। अब ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है? पानी पानी होना। इसका मतलब ये होता है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। ऑप्शन बी, चूड़ियाँ पहनना। इसका मतलब होता है कायर बनना, कायर बनना। ऑप्शन डी, दूध के दांत ना टूटना मीन्स बचपने से बाहर ना निकल पाना, मीन्स सयाना ना बनना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ अनाड़ी या अनुभवहीन होना है। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, कच्ची गोटियां खेलना। इसका मतलब क्या होता है? अनाड़ी या अनुभवहीन होना। ऑप्शन ए, कच्चा करना। इसका मतलब क्या होता है? किसी काम में निपुण
ना होना। ऑप्शन सी, इसका मतलब क्या होता है, गिन गिन कर पैर रखना, मतलब सावधानी बरतना, सावधानी बरतना। अब नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन डी, अकल का दुश्मन, इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख बनना। अगला क्वेश्चन है, बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। कोई व्यक्ति गुड़ तो खा रहा है, गुड़ में मीठापन बहुत ज़्यादा रहता है और गुलगुले में कम रहता है, तो गुड़ खाना मतलब बड़ी बुराई तो कर रहा है लेकिन छोटी से बचना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी भी हम देख लेते हैं, अशर्फी की लूट और कोयले पर मोहर। इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु कीमती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसको तो नष्ट होने देना, लेकिन जिस वस्तु की कीमत बहुत कम है उसको संजो कर रखना। इसलिए यहाँ क्या कह रहा है, कोयले पर मोहर। अब सी क्या है, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। जैसे हम कहते नहीं है, किसी को अगर हम उंगली पकड़ा देते हैं तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब अगर किसी की हम हेल्प कर देते हैं छोटी सी, तो वो और हेल्प की उम्मीद हमसे करता है, तो उसी को कह रहा है कि उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। अब डी क्या है, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एक बार धोखा खा लेता है तो वो अगला कदम अपना बहुत होशियारी से रखता है, जैसे धोखा ना मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है, तो किसका होगा, आँख कान खुले रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए क्या है, आँख फाड़कर देखना। इसका मतलब क्या होता है, आश्चर्य से देखना, मीन सरप्राइज होना। अब बी क्या है, आँखों में गड़ना, मतलब बुरा लगना, बुरा लगना। सी क्या है, आंखें उठाना, मतलब किसी को नुकसान करने के इरादे से, नुकसान करने के इरादे से देखना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार का विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब होता है एंटोनिम्स, अपोजिट या विलोम। तो इसका अपोजिट क्या होगा, वैसे आहार का अपोजिट होता है निराहार, निराहार, जिसको हम अनाहार भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग का विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स क्या होगा, विराग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ का अपोजिट विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अशुभ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सार्थक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सार्थक का क्या होता है, निरर्थक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए क्या है, शकुन का क्या होता है, अपशकुन, ये सही है। सम्मुख का क्या होता है, विमुख, मतलब ये जो युग्म है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए है सदाशय, इसका अपोजिट क्या होता है, दूराशय, दूराशय। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही युग्म नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन बी, सामायिक का असामायिक, स्वीक्रिया का परक्रिया और संस्मरण का विस्मरण, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए मुख का गौड़ है, ये सही है। बी विवाद का निर्विवाद, ये भी सही है। सी का जय, जय का पराजय, ये भी सही है। लेकिन व्यस्त का निरस्त नहीं होता, व्यस्त का हमारा होता है आकर्मण्य। ठीक है फ्रेंड, आकर्मण्य, ये हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है को कहते हैं। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, अवयव, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनडिक्लाइनेबल्स, इनडिक्लाइनेबल्स। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब। दूसरा क्या होता है, संबंध बोधक, जिसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर तीसरा क्या है, समुच्चय बोधक, जिसे हम इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। और चौथा लास्ट क्या है, विस्मय बोधक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन।
एडवर्ब के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, इधर, उधर, आजकल, ये सब किस में आएंगे, एडवर्ब में। प्रीपोजिशन में क्या आता है, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, समीप, बाहर, ये सब किस में आते हैं, प्रीपोजिशन में। कंजंक्शन में क्या आएगा, जैसे हम कह दें कि क्योंकि, इसलिए कि, जो, कि, और, अथवा, परंतु, ये सब किस में आता है, कंजंक्शन में। फिर उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में ये वाला साइन नहीं लगता है, जैसे हम कह दे वाह, तो ये वाला साइन लग जाता है। कह दे अरे, ये साइन लग जाता है। ये हमारा सब किस में आता है, इंटरजेक्शन में। तो ये सभी आप याद रखिएगा। क्रिया, वर्ब क्या होती है, जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है। विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। संज्ञा, जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। समास क्या होते हैं, समास दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है सम, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त में या ब्रीफ में, और दूसरा क्या होता है, आस, जिसका मतलब होता है कथन या स्टेटमेंट। जब भी हम किसी स्टेटमेंट या कथन को ब्रीफ या संक्षिप्त में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, अवयवी समास, अवयवी। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। तीसरा क्या है, कर्म धारण, कर्म धारय समास। चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा है द्वंद समास, और लास्ट छठवा कौन सा है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये 6 टाइप आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले आप किसी शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद जानिए क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं राजपुत्र, राजपुत्र, इसमें पूर्व पद क्या होगा, राज, और उत्तर पद क्या होगा, पुत्र। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा पूर्व पद होगा और पुत्र क्या होगा, उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, मुख्य होता है, मेन यही होता है। इसकी वजह से ही उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम देख लेंगे ऑप्शन ए क्या है, मुंह मांगा, मतलब मुंह से मांगा हुआ। मांगा यहाँ पे क्या है, मुख्य है, तो ए हमारा तत्पुरुष समास है। बी क्या है, रसोई घर, मीन्स रसोई के लिए घर, घर क्या है, मुख्य है, तो ये भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। सी क्या है, काम चोर, किससे चोर है, वो काम से चोर है, तो ऑप्शन सी भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। अब डी क्या है, कूड़ा कचरा, ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा है कि कौन मेन है और कौन नहीं है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा कि तत्पुरुष समास नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद, चाहे वो पूर्व हो चाहे उत्तर हो, वो दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों ही मेन होते हैं। द्वंद्व समास में जितने भी एग्जाम्पल होंगे जैसे इस तरह होंगे, हम कह दें सुख, दुख, नदी नाले, गुण दोष, देश विदेश, ये सब किस में आएंगे, द्वंद्व समाज में। तो ऑप्शन ए धन दौलत, ऑप्शन सी लेन देन, और ऑप्शन डी मोटा ताजा, ये सब किस में आएंगे, द्वंद्व समाज में। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सब द्वंद्व समास में ही होंगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किस में है, द्वंद्व समास में। सिर्फ ऑप्शन बी ही क्या है, द्वंद्व समास में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पहला क्या है, भरपेट, ये किसको दिया है, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद मेन होता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब भर के, क्या पेट, पेट भर के, तो ये अवयवी समास है, ये सही है। फिर बी क्या है, राष्ट्र भक्त, मतलब किसका भक्त है, राष्ट्र का भक्त, तो इसमें भक्त क्या है, मुख्य है, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास। सी क्या है, देश निकाला, मतलब देश से निकाला, तो ये तत्पुरुष समास होगा, ना कि बहुवीर। बहुवीर समास में क्या होता है,
ना तो पूर्व पद मुख्य होता है ना तो उत्तर पद। इसमें दोनों पद मिलके एक नया ही अर्थ निकालते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे नीलकंठ ले लें तो दो हैं, पूर्व पद क्या है नील और कंठ क्या होता है गला, ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे नीलकंठ बोलेंगे तो उसका मतलब होगा जिसका कंठ नीला है। ठीक है फ्रेंड, जैसे भगवान शिव। तो ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, तो ये गलत है। फिर डी क्या है हुक्का पानी, जिसमें हुक्का और पानी दोनों अलग अलग हैं और इनका अलग अलग मीनिंग भी निकल रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हुक्का में पानी है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, तो अलग अलग अर्थ है, इसका मतलब ये क्या होगा द्वंद्व समास, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा कि कौन सा युग्म अशुद्ध है, देश निकाला, ये बहुव्रीहि समास नहीं है, ये कौन सा है तत्पुरुष। तो आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग क्या होता है जो मेल होता है, और स्त्रीलिंग क्या होता है जो फीमेल होता है। उनकी वर्ब भी हम उसी तरह यूज करते हैं। ऑप्शन ए क्या है समीर, ये क्या है मेल है तो इसका मतलब पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए ऑप्शन डी कोयल, हम कहते नहीं कोयल गाना गा रही है ना, तो मतलब फीमेल, इसलिए स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, उसे हम क्या बोलेंगे। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम बोलेंगे आक्रांत। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता जिस पर आक्रमण ना किया गया उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अनाक्रांत। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता। वाक्य में जो धैर्यवान है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उपवाक्य, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं क्लॉज, क्या होता है। कितने क्लॉज होते हैं 3, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो फर्स्ट क्या है संज्ञा उपवाक्य। किसी भी वाक्य सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो कि डिसाइड करता है पूरा सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी अदर क्लॉज होते हैं। तो अगर कोई अदर क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प करे या उसकी नाउन या प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस पूरा करे तो उसे हम क्या कहते हैं संज्ञा उपवाक्य या नाउन क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल राम ने कहा कि वह खाना खाएगा। ठीक है फ्रेंड, वह खाना खाएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ कि राम ने कहा। ठीक है फ्रेंड, अब वह खाना खाएगा, तो ये क्या है प्रोनाउन, किसका है प्रिंसिपल क्लॉज का। तो वह खाना खाएगा ये हमारा क्लॉज कैसा हो गया नाउन क्लॉज। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य या एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है जब भी कोई क्लॉज दूसरे क्लॉज में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, तो उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं विशेषण उपवाक्य या एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि इस क्वेश्चन में ही है जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता, तो ये वह क्या है प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड, तो उसकी क्वालिटी क्या बता रहा है जो धैर्यवान है, मतलब कि ये प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा, और जो क्वालिटी बताता है उसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। अब नेक्स्ट क्या है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जब कोई क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज से कोई रिलेशन या लिंक बताएं, रिलेशन या कोई लिंक बताएं, मतलब दोनों क्लॉज के बीच में एक इंटर रिलेशन हो, एक इवेंट खत्म होने के बाद दूसरा इवेंट हो, या टाइम से भी रिलेट करें। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। इसमें एक इंटर रिलेशन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, कि जब बादल गरजेंगे तब क्या होगा मोर नाचेंगे, तब इसमें क्या है ये एडवर्ब है। ठीक है फ्रेंड, एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जब बादल गरजते हैं, ये कौन सा क्लॉज होगा, ये हमारा हो जाएगा
क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसे हम एडवर्ब क्लॉज भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। अवयव क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनडिक्लाइनेबल्स। इनडिक्लाइनेबल्स। इनडिक्लाइनेबल्स वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम कोई भी सेंटेंस वाक्य में करते हैं तो उसकी वजह से सेंटेंस का अर्थ में कोई परिवर्तन, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? मैं अभी आया। मैं क्या है? नाउन। अभी क्या है? वो अवयव। आया क्या है? वो वर्ब। इसके बाद है बी, श्याम इधर आओ। श्याम क्या है? नाउन। इधर क्या है? अवयव। आओ क्या है? वो क्रिया, वर्ब है। इसके बाद है ऑप्शन सी, मैंने खूब आम खाए। मैंने यहाँ पे प्रोनाउन है, खूब यहाँ पे क्या है? अवयव, आम क्या है? नाउन, और खाए क्या है? क्रिया, वर्ब। अब डी क्या है? पानी बरसने लगा। पानी क्या है? नाउन। बरसने क्या है? वो वर्ब है। लगा भी क्या है? वर्ब है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी में किसी भी अवयव का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। जब भी हम वाक्य को शुद्ध करते हैं तो हमको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव, ये सबका ध्यान रखना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पहले आते हैं। तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 5 रुपये मजदूरों को मिले। मजदूर क्या यहाँ पे मेन संज्ञा है, तो ये पहले होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है। बी क्या है? सभी मजदूरों को 5 रुपये मिले। यहाँ पे सभी मजदूर संज्ञा तो पहले आ रहा है, लेकिन सेंटेंस क्या है? सभी मजदूरों को 5 रुपये मिले, मतलब जितने भी मजदूर सिर्फ 5 रुपये मिले, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले, ये सही हो सकता है। डी क्या है? प्रत्येक मजदूरों को 5 रुपये मिले। यहाँ पे अगर प्रत्येक का इस्तेमाल किया गया है तो उसके आगे सिंगुलर इस्तेमाल होगा, ना कि प्लूरल। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मजदूरों का इस्तेमाल है, तो ये भी वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले, मीन्स अलग अलग सबको 5 रुपये मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुकान का भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वो संज्ञा जो कि किसी जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताए या कोई कंडीशन बताए, उससे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे दुकान क्या है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। इसकी अगर हमको विशेषता बताना है तो कैसे बताएंगे? कि इसको ऑप्शन में ही देख लेते हैं हम। ए क्या है? दुकानदार। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। सी क्या है? दुकानदारी। ये भी जातिवाचक संज्ञा है। डी क्या है? दुकान वाला। ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ऑप्शन बी दुकानदारी, ये दुकान की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है लड़के लड़कों को मार रहे हैं। रहे हैं तो यहाँ पे बहुवचन है, तो मतलब ये गलत है। बी क्या है? लड़कों ने लड़कों को मारा। ये भी बहुवचन है। सी क्या है? लड़के ने लड़के को मारा। ये एक वचन हमारा सही है। अब डी क्या है? लड़के लड़के को मार रहे हैं। रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? किसमें जरूरी है? ये क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसमें जरूरी नहीं है। बी क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया है? इंट्रोगेटिव वर्ड, कहाँ, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राम राम निष्ठुर आखे टक ने निरीह पक्षी को मार डाला। वाक्य में अपेक्षित है, तो इस वाक्य में क्या लगेगा हमारा? इंटरजेक्शन साइन, मीन्स विस्मयबोधक चिन्ह। कहाँ लगेगा? राम, यहाँ पे राम के बाद, क्योंकि इसमें 2 विस्मयबोधक चिन्ह नहीं लग सकता, तो ऑप्शन ए तो पहले ही गलत है। फिर ऑप्शन डी देखिए, एक विस्मयबोधक, एक पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? मार डाला के बाद। ठीक है फ्रेंड, विस्मयबोधक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। अगला क्वेश्चन है, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना।
वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है, आपको गलत वाक्य को सेलेक्ट करना है। सर पहले आप इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, दो उपवाक्य हैं। पहला क्या है, मेरा काम है पढ़ना, और दूसरा कौन सा है, तुम्हारा काम है लिखना। ये दोनों क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होंगे जो कि एक संयोजन, जिसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं, और से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं, और से। तो ये पूरा वाक्य हमारा कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इस पूरे वाक्य में दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं। अगर दो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाते हैं तो वो उपवाक्य संज्ञा में नहीं आता, मतलब संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य या नाउन क्लॉज में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी के अदर क्लॉज इस प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प करते हैं सेंटेंस पूरा करने में, और इस प्रिंसिपल क्लॉज की नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो गया, मीन्स ये कथन क्या है, गलत है। संयोजन और के साथ साथ हम संयुक्त वाक्य में और कौन से संयोजन यूज़ करते हैं, जैसे कि और है, एवं, एवं के साथ साथ तथा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी हम अगर यूज करते हैं तो वो वाक्य हमारा कौन सा हो जाता है, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको वर्ड क्या दिया है, गिरिजा। गिरिजा का पर्यायवाची क्या होता है, पार्वती जी। ठीक है फ्रेंड, पार्वती जी का पर्यायवाची होता है गिरिजा। तो अब हम देखेंगे गिरिजा नंदन क्या हो जाएगा, मीन्स पार्वती नंदन कौन थे, गणेश भगवान जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। गणेश का पर्यायवाची क्या है, गिरिजा नंदन। ऑप्शन बी गिरिजापति, और ऑप्शन डी गिरीश, ये किसके पर्यायवाची हैं, भगवान शिव के। इसे भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको गलत टिक करना, कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए क्या है, गंगा का दिया जानवी, जानवी सही है, इसका पर्यायवाची होता है। बी क्या है, घर, घर का सदन, ये भी सही है पर्यायवाची। सी क्या है, पानी, पानी का पणी, ये नहीं होता, पानी का क्या होता है, नीर, जल, सलिल, सलिल और सारंग, ये सब पानी के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी युग्म हमारा अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या है, अचल, ना कि अंचल। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अंचल और अचल दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है, तो जल्दबाजी में बहुत से लोग अंचल टिक कर देते हैं। तो अंचल नहीं होगा, यहाँ पे अचल होगा, जो चल ना सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, पहला है कालिंदी, दूसरा है तनुजा, तीसरा है रविसुता, चौथा है सूर्य, सूर्य सुता, पांचवा है तरणी, और छठवा क्या है, भानुजा। ठीक है फ्रेंड, भानुजा। इसका मतलब ऑप्शन सी कृष्णा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है। जैसे बोलते नहीं है सब खैरियत तो है, मतलब क्या हालचाल है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होता है, सब कुशल है कि नहीं। तो इसलिए खैरियत का अर्थ क्या हो जाएगा, कुशल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। आपको जेंडर से पता करना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहला क्या है, दही बहुत खट्टी है। अगर दही होता वो क्या होता है, वो हमारा होता है पुल्लिंग। तो दही में खट्टी नहीं है, खट्टा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब बी क्या है, उसका छाजन टपकता है। छाजन की बात करेगा तो छाजन क्या होती है, टपकती है, ना कि टपकता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी क्या है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है। अगर यहाँ बैठक आ गया तो बैठक छोटी है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब सिर्फ बचा ऑप्शन डी, सिपाही की पगड़ी लाल है। सिपाही की पगड़ी लाल है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। पहला क्या है, बालू बहुत गीला है। बालू क्या है, बालू हमारा स्त्रीलिंग है। कहते नहीं है कि बालू मोटी है कि मझली है, ये सब पता करते हैं ना हम लोग घर बनाने से पहले। तो मोटी मतलब स्त्रीलिंग आ रहा है ना, उसमें हम बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, गीली है। तो इसका मतलब ये गलत है। अब बी क्या है, खटिया टूट गया। ये तो आप सभी को पता है कि खटिया क्या है, स्त्रीलिंग। एक कहावत भी है ना कि खटिया खड़ी हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ अगर गई होता तो ये भी सही होता, मतलब ये गलत है। अब सी क्या है, टेसू खूब फूल रही है। टेसू क्या होता है, एक फूल का पौधा होता है, फूल का पौधा होता है, ठीक है फ्रेंड, जो कि स्त्रीलिंग होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। डी को भी हम देख लेते हैं, ईख बहुत मीठी है। ईख है ना, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग, तो यहाँ होगा ईख बहुत मीठा है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, शुद्ध, ऑप्शन सी, टेसू खूब फूल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। ऑप्शन ए क्या है, सम्राट। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है, सम्राज्ञी। सम्राज्ञी, मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत दिया है, रॉन्ग है। अब बी क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, बुद्धिमान्या। बुद्धिमान्या, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। सी क्या है, ठाकुर। ठाकुर तो क्या होता है, ठकुराइन, ये भी गलत है। अब डी क्या है, भाग्यवान। भाग्यवान का क्या होता है, भाग्यवती, ये हमारा सही है। जैसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, सौभाग्यवती भवा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। तो उसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए, पट। पट के साथ साथ चीर, चैल, बसन, आच्छादन और वस्त्र, ये सब भी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है, पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया। सीता यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ आयुष्मान नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आयुष्मती। इसका मतलब ये हमारा गलत है। बी क्या है, यह स्त्री परम सौभाग्यवान है। यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग, इसका मतलब यहाँ पे सौभाग्यवती होना चाहिए था, ये भी गलत है। सी क्या है, यह मेरी बलवान कामना है। ये भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे बलवती होना चाहिए था, ये गलत है। अब सिर्फ ऑप्शन डी ही बचा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका हैं, ये हमारा सही हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध है, मीन्स ऑप्शन डी शुद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है, लक्ष्मी सदैव गतिमाना होती हैं। यहाँ पे गतिमान होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है। बी क्या है, शिवानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखक है। यहाँ पे लेखिका होना चाहिए था, मतलब ये गलत है। सी क्या है, मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ। पाठक का स्त्रीलिंग क्या होता, पाठिका, मतलब ये हमारा ऑप्शन सी शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, छुरी का तत्सम रूप है। यहाँ से तत्सम तद्धव वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। एविडेंस, हिस्ट्री और ओरिजिन के आधार पर भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, तत्सम। तत्सम में क्या होता है कि शब्द अगर जिस भी ओरिजिन से आते हैं उनको वैसे ही इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें अग्नि। अग्नि क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ये ऐसे ही इस्तेमाल में लिया जाता है। उसके बाद है माता, पिता, वायु, सूर्य, प्रकाश, ये सब क्या हैं, तत्सम के शब्द हैं। फिर उसके बाद क्या है, तद्धव। तद्धव, तद्धव में क्या है, कोई भी ओरिजिन से अगर कोई शब्द आता है, मान लीजिए संस्कृत भाषा का कोई शब्द अगर हिंदी में जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द क्या है, संस्कृत भाषा का, ये जब हिंदी में गया तो इसका क्या हो गया, अर्थ बदल गया। क्या हो गया, उजाला, मतलब इसका मीनिंग बदल गया।
तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द, जिनका अगर एक ओरिजिन से दूसरी ओरिजिन में जाएगा तो क्या होगा? अर्थ बदल जाएगा। उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा भाग है? ये है देशी। देशी मतलब जो हिंदी भाषा के जितने भी होते हैं, जैसे कि पेट हो गया, थैला, टांग, लोटा, ये सब क्या है? देशी। फिर उसके बाद चौथा है विदेशी। विदेशी में जितनी फॉरेन के शब्द हैं, जैसे कि उर्दू हो गई, अरबी हो गई, फारसी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये सब क्या है? विदेशी। पांचवा क्या है? संकर। जब दो ओरिजिन से शब्द मिल के बनते हैं, जैसे मान लीजिए देशी और विदेशी। देशी हमारा क्या है? गाड़ी है, और विदेशी क्या है? रेल है। रेल एक इंग्लिश वर्ड है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रेल गाड़ी। रेल गाड़ी, ये क्या है? एक संकर शब्द है। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। छुरी का तत्सम रूप है। छुरी क्या है? एक तद्भव है, जो कि एक ओरिजिन से दूसरी ओरिजिन में गया है, तो उसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया है। तो छुरी का तत्सम क्या होगा? छुरिका। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव कौन सा शब्द होगा हमारा? परख, जो कि तत्सम शब्द परीक्षा से बना है। परीक्षा भी एक संस्कृत का शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कंद का तद्भव शब्द है। ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कंघा। ठीक है फ्रेंड, कंघा, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रजनी का तद्भव रूप है। रजनी क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रात्रि। ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन जब ये हिंदी में आया तो क्या हो गया? रात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खप्पर का तत्सम रूप है। ये क्या है? तद्भव। अब इसका तत्सम रूप क्या होगा? खरपर, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? खरपर। इसको आप याद रख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है? गागर का तत्सम रूप है। गागर क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? गरगर। ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि बाद में बदल के क्या हो गया? गागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकार्थक शब्द है? एकार्थक शब्द क्या होते हैं? एकार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनको देखने और सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उनमें कुछ अंतर भी होता है। जो हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि ऑप्शन बी है आयु। आयु क्या है? जीवन की अवधि। ठीक है फ्रेंड, जीवन की अवधि को हम आयु कहते हैं। तो ये क्या है? एक एकार्थक शब्द है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आयु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। पहला क्या है? यह राम का भवन है। ये सही है। बी क्या है? यह राम की इमारत है। ये भी सही है। सी क्या है? यह राम की बैठक है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? यह राम का गौशाला है। यहाँ का नहीं, यहाँ की होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? हिंदी ग्रामर में आपने हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ा होगा, केस। तो काइंड्स ऑफ केस क्या होते हैं? पहला होता है कर्ता। इसका कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। फिर क्या होता है? कर्म, कर्म को। फिर क्या होता है? करण, करण के साथ या के द्वारा। आपको याद होगा क्या था पहले? कर्ता ने कर्म को करण के साथ या के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध का, संबंध के लिए कारक चिन्ह क्या होता है? का, की और के। संबंध के बाद क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। फिर उसके बाद क्या आता है? अधिकरण के बाद
लास्ट में आता है हमारा संबोधन। संबोधन कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? हे और अरे। ठीक है फ्रेंड। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? किसके साथ होता है? कर्ता के साथ, लेकिन हमेशा नहीं होता। तो जो ये सदैव लिखा है तो इसकी वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। ने का इस्तेमाल भविष्यकाल और वर्तमान में नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा सिर्फ हमारा क्या? ऑप्शन बी, भूतकाल में संक्रामक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। वर्ण संकर कोटि के शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। अब ऑप्शन ए क्या है? स्कूल मास्टर। इसमें दो शब्द हैं, पहला स्कूल और दूसरा मास्टर। स्कूल क्या है? वो एक इंग्लिश वर्ड है और मास्टर क्या है? एक हिंदी वर्ड है। ये दोनों मिलके एक संकर शब्द बनाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? वर्ण संकर। अब बी क्या है? रेल यात्रा। इसमें रेल क्या है? इंग्लिश वर्ड है और यात्रा क्या है? यहाँ पे संस्कृत वर्ड है। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? संकर कोटि का शब्द। फिर नेक्स्ट क्या है? पान दान। पान क्या है? हिंदी वर्ड है और दान क्या है? वो एक फारसी है। तो हिंदी और फारसी शब्द मिलके एक संकर कोटि का शब्द बनाते हैं। तो ये क्या होगा? संकर कोटि का। अब सिर्फ हमारा ऑप्शन डी बचा, राजमहल। ये क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है जो कि संकर कोटि का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है। ऑप्शन ए सिंह और ऑप्शन सी वानर। ये क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन बी क्या है? सियार। ये किसका? हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का। अब सिर्फ हमारा क्या बचा? ऑप्शन डी, मुर्गा। ये फारसी भाषा का शब्द होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाचक का है? वाच्य क्या होता है? वाच्य जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस कितने टाइप का होता है? एक्टिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्तवॉच। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्मवॉच। और तीसरा क्या होता है? क्वेट वॉइस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाच, जो कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। पैसिव वॉइस में वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। और क्वेट वॉइस में वर्ब ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी ना तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें वर्ब क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें, एक हमारा वाक्य है, राम साइकिल चलाता है। राम साइकिल चलाता है। यहाँ पे चलाता क्या है? वर्ब है। राम क्या है? सब्जेक्ट करता है। तो वर्ब यहाँ राम के अनुसार अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ? ये एक्टिव वॉइस हुआ। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें, साइकिल राम के द्वारा चलाई जाती है। अब इसमें क्या चेंज हो गया? अब वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये कौन सा हो गया? ये पैसिव वॉइस, मीन्स कर्मवाच्य। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि राम द्वारा साइकिल नहीं चलाई जाती। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या है? राम द्वारा साइकिल नहीं चलाई जाती। तो इसमें चलाई क्या है? वो वर्ब है। अब ये चलाई वर्ब ना तो राम पे डिपेंड कर रहा है ना ही साइकिल पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स ना तो सब्जेक्ट पे है ना ऑब्जेक्ट पे है। तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? भाववाच्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेट वॉइस। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला क्या है? राम से चला नहीं जाता। देखिए अब ये चला वर्ब है
अब ना तो ये राम पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स सब्जेक्ट पे, ना ही ऑब्जेक्ट पे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, भाववाचक का उदाहरण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बी भी देख लेते हैं। बी क्या है, पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई। ये क्या है, पुस्तक, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। फिर क्या है, लड़के ने तीर से चिड़िया को मार दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्या है, तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुलसी, और लिखी मतलब वर्ब, तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, कौन सा है, कबूतर। कौन से विदेशी भाषा का है, ये अरबी का है, ठीक है फ्रेंड, अरबी का है। बाकी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, कुसुम और हाथी, ये कौन से हैं, देशी के हैं, इंडियन हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंधित है के लिए एक शब्द है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, पार्थिव। ऑप्शन ए पारमार्थिक, जो परमार्थ सिद्ध किया हो। ऑप्शन बी सांसारिक, जो संसार से संबंधित हो। ऑप्शन सी जागतिक, जो जगत से संबंधित हो, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, जो पृथ्वी से संबंधित है उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द है, क्या है, अवश्यम भावी। अवश्य होने वाले को हम क्या कहते हैं, अवश्यम भावी। ऑप्शन ए है अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, उसे हम अनिवार्य कहते हैं। आवश्यक मतलब तथाकथित रूप से होने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यक। ऑप्शन डी अश्वमेव, घोड़े के यज्ञ को हम क्या कहते हैं, अश्वमेव, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द है, क्या होगा, दुर्बोध। दुर्बोध का मतलब क्या होता है, जो कठिनाई से समझ में आए। ऑप्शन ए असाध, जिसे साधा नहीं जा सके। ऑप्शन बी अगम, जहाँ चलना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, अगम। ऑप्शन सी दुर्गम, दुर्गम का मतलब ये होता है जहाँ पहुँचना क्या हो, कठिन हो, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्गम। जैसे हम बोलते नहीं, दुर्गम पहाड़ियाँ, दुर्गम पहाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पहुँचना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, मूल स्वर। मूल स्वर में क्या कहते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, ठीक है फ्रेंड, ये सब मूल स्वर में आएंगे। और दूसरा टाइप क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में वो आते हैं जो कि मूल स्वर से मिलके बने होते, जैसे कि आय। आय किससे बना है, आय बना हमारा छोटा आ से और ए से। इसके अलावा औ, औ किससे बना है, औ हमारा बना है छोटा आ से और ओ से, ठीक है फ्रेंड। तो हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, आय, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें एडजेक्टिव का यूज हुआ है। अब हम देख लेते हैं, ए क्या है, लड़का भजन गा रहा, इसमें नहीं हुआ है। बी क्या है, मैंने उसको बुलाया, इसमें भी नहीं हुआ है। सी क्या है, वह सुंदर लड़का आया, तो ये सुंदर क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या विशेषता को बढ़ा देते हैं, तो ऑप्शन सी में विशेषण का प्रयोग है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए क्या है, यह चांदी खोटी है, खोटी क्या है, विशेषण। फिर बी क्या है, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, इसमें कोई एडजेक्टिव विशेषण का यूज नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सी में देख लेते हैं कहाँ एडजेक्टिव है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, ये आक्रामक क्या है, एडजेक्टिव। फिर डी में देख लेते हैं क्या है, भगवान कृपा करते हैं, कृपा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक क्रिया में ये होता है कि वाक्य की क्रिया वर्ब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, और सकर्मक में क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है या उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम सेंटेंस देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। ए क्या है, रेलगाड़ी चली। इसमें ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, ना ही उसकी संभावना है, तो ये नहीं होगा। बी क्या है, लड़का सोता है, ये भी नहीं होगा। सी क्या है, चिड़िया उड़ती है, ये भी नहीं होगा। अब डी क्या है, विद्यार्थी लिखता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की संभावना है। अगर इसमें हम एक क्वेश्चन मार्क बना दे, विद्यार्थी क्या लिखता है, तो विद्यार्थी पत्र लिखता है, विद्यार्थी लेखन लिखता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ भी लिखता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की संभावना हो रही है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्या है, इसमें लिखता है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देख लेते हैं। ए क्या है, लड़का खेलता है। इसको क्वेश्चन मार्क में बनाएंगे तो लड़का क्या खेलता है, कुछ तो खेलता है, चाहे हॉकी खेलता हो, बॉल से खेलता हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट की एक संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। फिर बी क्या है, बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, बच्चे क्या पढ़ते हैं, कुछ तो पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है, यह संभावना है, तो ये भी अकर्मक नहीं होगा। सी क्या है, लड़की रोती है। अब ये जो रोती है वर्ब, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे रोती अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी भी हम देख लेते हैं। किसान बोता है। अब ये बोता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। किसान क्या बोता है, किसान फसल बोता है, तो फसल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और बोता है ये डायरेक्ट फसल, मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो बोता ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है, लड़की रोती है। इसके साथ साथ ही अगर और वर्ब हम देखें, जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, नाचना हो गया, भागना हो गया, बैठना हो गया, ये सब किस में आएंगे, अकर्मक क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ब का यूज होता है। अब हम देख लेते हैं। ए क्या है, लड़का रो पड़ा। यहाँ पे रो और पड़ा दो वर्ब हैं, तो इसका मतलब ये संयुक्त है। बी क्या है, हत्यारे ने मार डाला। मार क्या है, वर्ब है, और डाला भी क्या है, वर्ब है, तो ये भी संयुक्त में होगा। सी क्या है, लड़की उठ बैठी। उठ क्या है, ये वर्ब है, और बैठी ये भी वर्ब है, मीन्स ये भी क्या होगा, संयुक्त क्रिया में। अब डी ही सिर्फ बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वह क्षण भर में आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें सिर्फ एक क्रिया है, क्या, आएगा, तो ये हमारा संयुक्त क्रिया में नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र है। वस्त्र का क्या होता है, अंबर। ठीक है फ्रेंड, बाकी तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, आकाश, गगन और व्योम, ये सब एक ही सिनोनिम्स है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है, सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द क्या है, सहनशील। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सहनशील।